जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पियाजे यानी कि जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था और उनके डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपकी सीटेट या ऑल टीचिंग एग्जाम जहां पर भी आपका पियाजे आएगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और मैंने सीटेट के लिए आपकी जो एनसीईआरटी होती है क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की, वो मैंने आपकी ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज की आपकी मैंने कंप्लीट करा रखी है। वो आप प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पर जाके उसको कवर कर सकते हैं। और मैंने आपके लिए जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो आप नीचे देख सकते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, इन सब के बारे में आप चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास जो आपका किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। और इन्होंने किस पर अवलोकन किया था, इन सब की चर्चा करेंगे। यानी कि आपने अगर ये वीडियो कवर कर ली जो भी आपकी 20 मिनट की रहने वाली है ये, तो वहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये आप एकदम पक्का कर लीजिएगा। और आपकी जो ईवीएस की आपकी पेडागोजी होती है उसके लिए मैंने एक रैपिड फायर सीरीज चला रखी है, आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। वो आपकी 4 से 5 क्लास रहेंगी, उसमें आपकी जो आपकी 3 से 4 क्लास आपकी कवर करा चुके हैं, 1-2 क्लास बची हैं उसको भी वहां पर हम कवर करवा देंगे। रैपिड फायर सीरीज में मैं जो भी पेडागोजी करवा रहा हूँ उससे बाहर आपकी पेडागोजी नहीं जाने वाली है। चलिए तो फिर ये हो गया आज की क्लास का इंट्रो। अब शुरू करते हैं अपना जीन पियाजे। जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो जीन पियाजे आपके कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? आपके स्विट्जरलैंड के। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 1896 यानी कि 1896 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई आपकी 1980 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में। और इन्होंने जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास थ्योरी दी थी, इन्होंने अपने बच्चे पर भी अवलोकन किया था। इनके जो बच्चे हुआ करते थे, इनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में 2 इनकी लड़कियां थी और एक लड़का था। ये आपकी जानकारी के लिए आपके पेपर में नहीं आएगा। इनकी 2 लड़कियां थी और एक लड़के, टोटल इनके 3 बच्चे हुआ करते थे। इन्होंने स्वयं के बच्चों का अवलोकन किया। इन्होंने अवलोकन करने के बाद क्या देखा कि बच्चों में विकास किस तरह से होता है, यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट यानी क्या क्या विकास देखने को मिलता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है तब क्या देखने को मिलता है। जब 7 से 11 के बीच में होता है तब बच्चे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर पाते हैं। जब बच्चा 11+ यानी कि 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है तब बच्चा क्या क्या कर पाता है। ये उन्होंने 4 अवस्थाओं में बच्चों का वर्णन किया है। उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जीन पियाजे साहब ने हमको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास मीन्स डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो आपके जीन पियाजे ने दी थी। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना संज्ञानात्मक विकास। जैसे कि संज्ञान क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। संज्ञान यानी कि संज्ञानात्मक से क्या निकल के आया? संज्ञान। संज्ञान मतलब किसी के बारे में जानना। जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम देंगे, आपने सोचा सीटेट का एग्जाम देंगे, उसके बारे में पहले आप जानेंगे ना सीटेट होता क्या है, सीटेट में आपके क्या क्या सिलेबस आते हैं। आपने देखा, अच्छा यहाँ पर 4 सिलेबस पूछे जाते हैं यानी कि 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। फिर आपने सब्जेक्ट के बारे में आपने एनालिसिस किया, यानी कि जैसे कि आपका सीडीपी हो गया। सीडीपी हम कहाँ से कवर करेंगे? लवकुश क्लासेस से कवर करेंगे। ईवीएस की चर्चा हुई तो आपने कहा ईवीएस चलिए 3, 4, 5th क्लास की मैंने यहाँ पर कवर करा रखी है, आपने कहा चलिए यहीं से लवकुश क्लासेस से कवर कर लेंगे। आपने ऐसे ही सोचा हिंदी कहीं और से कवर कर लेंगे। इस तरह आपने क्या हुआ, संज्ञान, आपकी चीजें संज्ञान में आई, यानी कि सीटेट मेरे को कहाँ से क्वालिफाई करना है, किस तरह पढ़ना, आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की, यानी कि किसी के बारे में जानना है, क्या होता है? संज्ञान। आगे और क्या है? पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, यानी कि जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे क्या होता है, वस्तुओं के बारे में बच्चा अपने मस्तिष्क में क्या करता है? कॉन्सेप्ट बना लेता है। आपने देखा होगा जब आप क्लास 9th-10th में हुआ करते थे तब आपके में जो शरीर में परिपक्वता होती थी उसका स्तर क्या था। फिर आप 12th में आए तो आपकी जो परिपक्वता हुई, मैच्योरिटी का लेवल आपका और उच्च हो गया। फिर आपने ग्रेजुएशन में आए तब आपकी मैच्योरिटी और अधिक हो गई। अब आप डिग्री या डिप्लोमा कोई कर रहे होंगे, बीटीसी या डीएलएड, या आप बीएड कर रहे होंगे तो आपकी मैच्योरिटी का स्तर अब बढ़ गया होगा। इसी तरह मैच्योरिटी क्या होती है? उम्र के साथ साथ आपकी बढ़ती रहती है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे साहब ने।
आगे इन्होंने कहा है बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हा वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने बच्चे को क्या माना है? नन्हा वैज्ञानिक माना है। कभी कभी ये टेट एग्जाम में आपके हूबहू आपकी ये लाइन पूछ ली जाती है, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हा वैज्ञानिक हैं। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन आपका कहा था जीन पियाजे साहब ने। जीन पियाजे ने क्या कहा है? जो संज्ञान यानी कि जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करता है। इन्होंने कहा है बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नग्ना वैज्ञानिक होते हैं, और संसार के बारे में बच्चे क्या होते हैं? अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत स्वयं बनाते हैं। बच्चों की थिंकिंग यानी कि जो सोच होती है वो क्वांटिटी में एडल्ट के बराबर होती है, जबकि क्वालिटी में क्या होती है? ये लोग अलग होती है। जैसे बच्चे ने कोई चीज सोची तो क्या होता है? वो जो एडल्ट मनुष्य होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या सोचेगा? उसके अकॉर्डिंग वो सेम सोचेगा, बट जो उसकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी अलग होगी। जैसे कि आपने किसी बारे में सोचा तो आपकी जो सोच होगी, आप एडल्ट हैं, जो आपकी सोच होगी सेम उसी प्रकार की बच्चे की भी सोच होगी, लेकिन वो क्वालिटी में अलग होगी। बच्चा अपने निम्न स्तर की सोच से स्तर से सोच रहा होगा, आप उच्च स्तर वाली सोच से सोच रहे होंगे। इस तरह आप क्वालिटी में वो अलग होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ये पियाजे ने 4 स्टेजेस बता रखी हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट आपकी हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी? यानी कि संवेदी पेशी अवस्था पहली हो जाती है। सेकेंड हो जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक भी आपको बताएंगे अभी हम। थर्ड आपकी हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ हो जाती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे कैसे होता है। जैसे सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या बनता है? स्कीमा बनता है। उसके बाद में क्या होता है? एसिमिलेशन, एक्मोडेशन होता है। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम। अब इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या, पहले हम लोग देखते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कीमा के बारे में। स्कीमा बेसिकली अगर एक शब्द में हम आपको समझाना चाहें तो स्कीमा ये होता है कि आपने बच्चे से कोई शब्द प्रयोग किया तो बच्चे के दिमाग में उसका तुरंत इमेज बन गया, उसी को बेसिकली स्कीमा कहते हैं। जैसे आपने बच्चे को टेलीविजन बोला तो बच्चे के दिमाग में तुरंत, यानी कि टीवी आपने बोला, टीवी बच्चे के दिमाग में उसका इमेज बन गया। आपने बच्चे से कार बोला, बच्चे के दिमाग में कार का इमेज बन गया। अच्छा, कार के 4 पहिए होते हैं, एक स्टीयरिंग होती है। इस तरह बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा इमेज बन जाए उसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं स्कीमा। स्कीमा बच्चे के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर हैं वह उनका प्रयोग करके किसी के प्रति धारणा बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? स्कीमा। बच्चे में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रक्रिया कैसी होती है? जन्मजात होती है। बच्चे में जो स्कीमा बनाने की यानी कि जो इमेजेस बनाने की क्षमता होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। जैसे बच्चे से आपने पूछा, बच्चे से किसी ने पूछा या बच्चे से स्कूल में पूछा कि आपका फादर्स नेम क्या है, आपके पिता का नेम क्या है, बच्चे के दिमाग में तुरंत अपने पिता की इमेज बनती है और वो बताता है मेरे पिता का नाम ये है। इस प्रकार क्या होता है? इसी प्रकार स्कीमा को हम परिभाषित कर सकते हैं। बच्चे से स्कूल नेम आप पूछेंगे तुरंत बच्चे के दिमाग में स्कूल की इमेज बनेगी। अच्छा, हम उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो यही क्या होगा आपका? यही होगी स्कीमा। अब उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या अनुकूलन, एडाप्टेशन क्या होता है। अनुकूलन होता है वातावरण के अनुसार। एडॉप्टेशन आप यहीं से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एडॉप्टेशन यानी कि एडॉप्ट करना, अपने आप को परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या होता है? अनुकूलन। जैसे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहता है? अनुकूलन। जब बच्चा प्राइमरी स्टेज में होता है, नर्सरी में जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो बच्चा क्या होता है? अपने आप को वहां ढाल नहीं पाता है। उसको 10-15 डेज जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें उसकी दादी नानी या मम्मी पापा उसको विद्यालय में छोड़ने जाते हो, वहीं पर उनके साथ थोड़ा भी टाइम भी व्यतीत करते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है वहां पर धीरे धीरे करके अपने आप को स्कूल का जो वातावरण होता है, जो नर्सरी लेवल का वातावरण होता है, वहां पर अपने आप को ढाल लेता है। फिर क्या होता है? पेरेंट्स के न रहने पर भी वो अपने आप वहां पर खेलता रहता है, यानी कि स्कूल में बना रहता है। यानी कि स्कूल का जो वातावरण था उसके अनुसार बच्चे ने अपने आप को वहां ढाल लिया। तो अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन। अब अनुकूलन को 2 परिभाषाओं में परिभाषित करेंगे, जैसे कि आत्मसातकरण और समायोजन। अब हम लोग देखेंगे आत्मसातकरण क्या होता है। आत्मसातकरण होता है बेसिकली पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी आत्मसातकरण।
आत्मसात्करण क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी आत्मसात्करण। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? बच्चे ने एक परिभाषा सुन रखी थी कहीं ना कहीं अपने घर परिवार से कि जो जानवर होता है उसके 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? जानवर के 4 पैर होते हैं। एक दिन बच्चे ने स्कूल जा रहा तो उसको रास्ते में एक 4 पैर वाला कुत्ता दिखा। उसे नहीं पता ये कुत्ता है, उसको केवल इतना पता था कि जानवर के 4 पैर होते हैं। और उससे पूछा गया बेटा ये क्या है? तो बेटा बोला क्या ये तो कुत्ता है। बच्चे ने कैसे बताया कुत्ता है? क्योंकि बच्चे को पता था कि जानवर के 4 पैर होते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे को गाय दिखी या बिल्ली दिखी, तब पूछा गया बेटा ये क्या है? तब उसने कहा ये तो बड़ा कुत्ता है। वो छोटा कुत्ता था, गाय को देख के कहने लगा ये बड़ा कुत्ता है। तो यहाँ पर परिभाषा हो जाती है गलत। अब हम लोग गाय को भी अगर कुत्ता बोल रहा है तो यानी कि बच्चा आत्मसात्करण नहीं कर पा रहा, केवल बच्चा कुत्ते को ही बता पा रहा, यानी कि कुत्ते को उसने पूर्व ज्ञान उसका क्या था? जानवर के 4 पैर होते हैं। जब उसने सामने कुत्ते को देखा उसके 4 पैर थे, बच्चा बोला हाँ ठीक है ये कुत्ता ही है क्योंकि इसके 4 पैर हैं और ये जानवर भी है। अब समायोजन में क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। अब जैसे बच्चे ने देखा कि कुत्ते के 4 पैर थे, ठीक है, गाय के भी 4 पैर हैं, पर कुत्ते की तरह नहीं बोल रहा है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली के 4 पैर हैं, इसकी आवाज अलग है। तब उसने क्या किया? जो उसने स्कीमा बना रखा था जानवर का अपने दिमाग में कि जानवर के 4 पैर होते हैं उसी को हम कुत्ता बोलेंगे, उसने स्कीमा में क्या किया? अपने परिवर्तन किया। यानी कि जानवर की परिभाषा, जो एनिमल्स की परिभाषा उसके अंदर समाहित थी, उसमें उसने क्या किया? परिवर्तन किया। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। जब बिल्ली जो होती है वो रंग रूप में भी अलग होगी और उसकी बोलने की जो क्वालिटी होगी वो भी उसकी अलग होगी। यानी कि बच्चे ने क्या किया? अपने पूर्व ज्ञान में कुछ संशोधन किया, कुछ बदलाव किया, कुछ एड ऑन किया। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समायोजन, यानी कि अपने आप को समायोजित करना। अब क्या इसमें एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे उपरोक्त एग्जांपल कुत्ता का था, अब यहाँ पर क्या देखेंगे? अब बच्चे के सामने बिल्ली, बच्चे का सामना किससे हुआ? बिल्ली से हुआ। बच्चे ने आवाज में अंतर पाया। बच्चे ने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके जानवर शब्द की परिभाषा में कोई एक नई स्कीमा तैयार की। यानी कि बच्चे के दिमाग में अब एक नई स्कीमा बन गई। यानी कि बिल्ली क्या होती है? बिल्ली आपकी म्याऊं म्याऊं करती है। बच्चा जानने लगा बिल्ली है जो म्याऊं म्याऊं करेगा, कुत्ता होगा तो वो भौं भौं करेगा। अब आगे देखते हैं आपका क्या, इक्विलिब्रियम। हाँ, संतुलन देखते हैं। संतुलन क्या होता है? बच्चा जब आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन करना सीख जाता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जब इनके दोनों के बीच में अंतर करना सीख जाए, यानी कि कुत्ता को देखकर कुत्ता कहे और बिल्ली को देखकर बिल्ली कहे, गाय को देखकर गाय कहे, चीता को देखकर चीता कहे, यानी कि बच्चा सब कुछ चीजें जानने लगा है, यानी कि इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन बैठाने लगा। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है तो बच्चा कौन सी अवस्था में है? तो बच्चा असंतुलन की अवस्था में। यह आपका सीटेट में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चा सब चीजों को सही रूप से व्यवस्थित करके बता पा रहा है तो बच्चा कौन सी अवस्था में है? तो बच्चा इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। अब कुछ आप देख लेते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बच्चे के दिमाग में बनी स्कीमा को पुनः व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है कि हमको सीटेट पास करना है। सीटेट पास करने के लिए सर ने बताया हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको क्लासेस लेनी पड़ेंगी रेगुलर। क्या? क्लासेस। क्लासेस लेने के बाद हमको क्या करना होगा? हमको नोट्स तैयार करने होंगे अपने। क्या करना होगा? हमको अपने नोट्स तैयार करने होंगे। अगर हम नोट्स को नहीं तैयार कर रहे तो हम क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहां से नोट्स को क्या कर लेंगे? डाउनलोड कर लेंगे, वहां से हम उसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हम पेपर देंगे। पेपर देके हम क्या करेंगे? पास हो जाएंगे। यानी कि आपने क्या किया? एक व्यवस्थित ढंग से क्रम तैयार किया है। क्या? सबसे पहले सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए हम सिलेबस देखेंगे क्या क्या आता है। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास लेंगे। क्लास के बाद क्या करेंगे? नोट्स तैयार करेंगे, यही तो नहीं तो प्रिंट करवा लेंगे। उसके बाद पेपर देने जाएंगे। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? हम पास कर लेंगे। क्या हुआ? बच्चे ने अपनी स्कीमा तैयार कर ली और स्कीमा के अनुसार क्या किया? अपने आप को पुनः यानी कि रीअरेंज कर लिया। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे क्या दिया है? पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आपकी स्टेजेस की बात की गई है। अब आपको बताते हैं जौन जौन 4 स्टेजेस थी उनको किस प्रकार से क्रम बाई क्रम हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे कि पहली होगी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंडरी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज,
थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट, फोर्थ है आपकी फॉर्मल स्टेज। बार बार मैंने उसको आपको 3-4 जगह इन स्टेजेस को लगा रखा है, जिससे कि आपको क्लास देखते ही देखते हैं सभी चीजें आपकी तैयार हो जाएं। अब हम बात कर लेते हैं पहली, यानी कि अपनी संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में अब पढ़ेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कहीं कहीं इसको संवेदी गामक अवस्था देखने को मिलेगा सेंसरी मोटर स्टेज की जगह। जब आप हिंदी मीडियम वाले में दिक्कत आती है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इंद्रियानुगतिक अवस्था, आपको कहीं कहीं सेंसरी मोटर स्टेज, यही आपको हिंदी में लिखा मिल सकता है। इसी तरह आप हिंदी वाले नाम के चक्कर में ना पड़े, बाकी आपको मैं पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बट क्या होता है, ये आपकी स्टेजेस जो होती हैं इनको आप क्या करें, इनको आप इंग्लिश में याद रखें। यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज आप इसको याद रखें, ना कि आप इसको संवेदी गामक के रूप से याद नहीं रखेंगे, ना इसे इंद्रियानुगतिक के रूप में याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज के रूप में ही याद रखेंगे। पहली अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। जिससे क्या होगा, कंटेंट आपका जो अंदर है वो मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपको पेपर में आसानी मिलेगी। नहीं कहीं कहीं आपको सेंसरी मोटर स्टेज देखने को मिल गया, आप याद किए थे संवेदी पेशी अवस्था, तो आपको वहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कितने से कितनी एज का होता है? यानी कि वो 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष का बच्चा जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में रखा है। किसने रखा है? तो जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। रिकॉल कर लीजिए दोबारा क्लास यहीं से। संवेदी पेशी अवस्था कौन सी? पहली संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कौन सी? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी आपकी कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी 4 अवस्थाएं बता दी हैं। सबसे पहले हम कौन अभी पढ़ने जा रहे हैं? यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बच्चा कितने वर्ष का होता है? तो आपका 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियां यानी कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है बच्चों में? ज्ञानेंद्रियां आपकी 5 होती है। कौन कौन सी? आपको मैं प्रीवियस जो आपकी मैंने वीडियो पढ़ाई उसमें भी जिक्र किया है। कौन कौन सी? आंख हो गई, आंख से हम लोग देख पा रहे हैं, आंख हो गई। कान से सुन पा रहे हैं, दूसरी कान हो गई। तीसरी नाक हो गई, जिससे कि स्मेल लेते हैं। पांचवी हो गई आपकी जीभ यानी कि टंग हो गई, सॉरी चौथी। और पांचवी हो गई आपकी त्वचा, स्किन, जिससे क्या होता है, कोई हमको स्पर्श करता है तो हमको महसूस होता है। बच्चा क्या करता है? इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जब यानी कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा, तब आप उससे पूछेंगे बेटा नोजी कहां पर है, तो वे सारे से बताएगा नोजी ये है। यानी कि वो किससे सीख रहा है? वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है। बच्चा अनुकरण करके सीखता है, यानी कि इमिटेशन, अनुकरण। बच्चे से आप क्या कहेंगे? बच्चा बोलो पापा, तो बच्चा आपको कैसे बोलता है? पा। इसी तरह बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। बोलो मामा, तो बच्चा भी क्या बोलेगा? मामा। इस तरह बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण करके सीखता है। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में आ जाता है, यानी कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी क्या होता है, बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देते हैं। छाप कैसे? आप बच्चे के सामने कोई की लिए हुए हैं, आप बच्चे के सामने की लिए हुए हैं, आप उसको चाबी अगर लिए हुए हैं, चाबी का गुच्छा आप उसको कहीं छुपा देंगे बच्चे के सामने। आपने कहा बच्चा वो तो बिल्ली ले गई, आपने अगर कहीं उसको छुपा दिया है, बच्चा उसको क्या करेगा? बच्चा उसको खोज लेगा। आपने अगर पिलो के नीचे या कहीं और भी उसको छिपा के रखा है बैग के पास में, तो बच्चा उसको क्या लेगा? बच्चा उसको वहां से खोज लेगा। यानी कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि छुपी हुई चीजें बच्चा क्या करना है? खोजना शुरू कर देता है। अब अपन पढ़ते हैं सेकेंडरी स्टेज। कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा आपका होता है 2 से 7 वर्ष का। कौन सा? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाए तुरंत आप क्या कहेंगे? बच्चा कितनी उम्र का होगा? बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र का होगा। इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा सामने वाली, यानी कि बच्चे के सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जब कोई क्रिया नहीं कर पाएगा तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया करने से पहले की अवस्था कहा जाता है। आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, क्रिया करने की पहले की अवस्था कौन सी होगी? तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। बच्चा देख रहा है कि साइकिल है, बस साइकिल के बारे में कुछ आपसे प्रश्न नहीं करेगा। तो बच्चा कौन सी उसमें स्टेज में, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। इस स्टेज में बच्चा क्या होता है? सिंबल्स का प्रयोग करना निपुण हो जाता है। सिंबल्स कैसे? बच्चा क्या होता है? चित्रों के माध्यम से
सीखता है या चित्रों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर आप बच्चे ने कहीं पर इस तरह लकड़ी पड़ी हुई देखी तो बच्चा क्या कहेगा, देखिए देखिए ये क्या है, ये पेन है, क्योंकि लकड़ी भी आपका, लकड़ी का टुकड़ा जो छोटा सा होगा वो भी आपका पेन की तरह दिख रहा होगा, तो बच्चा क्या कहेगा, ये भी क्या है, ये भी पेन है। इस तरह बच्चा क्या होता है, सिंबल्स का यूज करना शुरू कर देता है। जैसे कार शब्द सुनते हुए बच्चे के मस्तिष्क में क्या होगा, कार की इमेज बन जाएगी। इस स्टेज में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, यानी कि गोल डायरेक्टेड भी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर देता है। कैसा, लक्ष्य निर्देशित। बच्चे को अगर आप मेला में लेके गए, मेला में बच्चे ने क्या देखा, खिलौनों को देखा, तो बच्चा क्या कहेगा, हमको अब खिलौना चाहिए ही चाहिए। बच्चा क्या कहेगा, बच्चा सिर्फ एक ही बात कहेगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बच्चा कहेगा अब हमको टॉय चाहिए तो चाहिए, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा करेगा। कौन सी स्टेज में, तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा किस उम्र का होता है, तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा इस स्टेज में आपका 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है। और आगे पढ़ते हैं हम लोग जीववाद, यानी कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। तो बच्चा कौन सी स्टेज में है, आपका बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। कैसे जो अंतर नहीं कर पाता, बच्चा अगर गिर गया, जमीन पर बच्चा चल रहा है, चलते चलते बच्चा क्या हुआ, बच्चा गया गिर, तो उसकी माता पिता क्या कहते, अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, देखो चींटी मर गई। और बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, जमीन में धीरे से हाथ से मार देते हैं। तो जिससे क्या होता है, बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि माता पिता ने जमीन में मारा है, यानी कि जमीन को नहीं लगी है। लेकिन बच्चा यहाँ पर सजीव और निर्जीव में अंतर ही नहीं कर पा रहा है। यानी कि बच्चा कौन सी स्टेज में है, बच्चा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसीलिए मैं बार बार आपको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े। सेकेंड आपका अहम केंद्रित, यानी कि इको सेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। जैसे बच्चा टीवी में कार्टून देख रहा होगा तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं सभी लोग कार्टून देखो, कोई सीरियल नहीं देखेगा, कोई मैच नहीं देखेगा, सभी लोग क्या देखेंगे, सभी लोग कार्टून देखेंगे। बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि अहम केंद्रित होता है। आगे देखते हैं प्रतीकात्मक अधिगम, यानी कि बच्चा क्या होता है, सिंबॉलिक लर्निंग। बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है, जैसे कि सिंबल के माध्यम से। जैसे बच्चे ने चिप्स देखा, चिप्स आपका कुछ इस तरह आप बच्चे ने देखा, तो इसको क्या कहेगा, इसको तितली कह सकता है। लकड़ी के टुकड़े को क्या कह सकता है, पेन कह सकता है। इसी तरह बच्चा क्या करता है, सिंबल के माध्यम से सीखता है। अपलटावी का गुण, यानी कि बच्चे वस्तुओं या संख्याओं या समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं जानते हैं। जैसे बच्चे से आप पूछोगे बेटा 3 + 2 कितना होता है, बच्चा कहेगा मम्मा 5 होता है। अब मम्मा ने पूछ लिया बेटा 5 - 2 कितना होता है, बच्चा कहेगा नो 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 मेरे को ये नहीं मालूम है। यानी कि अपलटावी का गुण यानी कि बच्चे के अंदर नहीं आया है। बच्चा 3 + 2 = 5 तो जानता है, बट 5 - 2 बराबर क्या होता है ये बच्चा नहीं जानता है। आगे देखते हैं केंद्रीकरण। इसलिए क्या होता है, एक समय में बच्चा एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। यानी कि बच्चा अगर मोबाइल में गेम खेल रहा है, उस समय अगर किसी का मोबाइल में फोन आ जाए तो बच्चा फोन को क्या करेगा, तुरंत यहाँ पर काट देगा और अपना गेम खेलना चालू कर देता। बच्चे को क्या पता है कि मैं मोबाइल से गेम खेल रहा हूं तो मेरे लिए मोबाइल सिर्फ गेम के लिए ही उपयोगी है, अदर कोई काम के लिए नहीं। यानी कि बच्चा एक समय में एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं, यानी कि केंद्रीकरण कहते हैं। क्रमबद्धता क्या होता है, बच्चा वस्तुओं या चीजों को सही क्रम में लगाना रखना नहीं सीख पाता है। यानी कि आप बच्चे को अगर कोई बॉक्स देंगे, यानी कि एक सीरियल में लगाने के लिए, जैसे इस बॉक्स में लिखा है 1, इसमें लिखा है 2, एक बॉक्स लेंगे 3rd और इसमें 4th। बच्चे से कहेंगे बच्चा आप सही क्रम में लगाओ और इनका साइज भी थोड़ा आप इंक्रीज करते जाएंगे और बच्चे से कहेंगे साइज क्रम में लगाओ, तो बच्चा इसको नहीं लगा पाएगा। लेकिन आप इस समय समाज में देख पा रहे होंगे कुछ बच्चे हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं, वो लगा पा रहे हैं। इनकी इसीलिए आलोचना हुई थी, उनकी आगे चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखेंगे क्रमबद्धता क्या होती है, यानी कि ऑर्डर सीक्वेंस में बच्चा जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, तो वो चीजों को क्रम में नहीं लगा पाता। यानी कि बच्चा जब 2 से 7 वर्ष का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चा, तो चीजों को क्रम में नहीं लगा पाता है। आगे देखते हैं मुद्रा संप्रत्यय, यानी कि बच्चा 2 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट
और 10 रुपए के नोट में अंतर नहीं कर पाता है, कौन नोट बड़ा है कौन नोट छोटा है, वो साइज के अनुसार ही माप लेता है। यानी कि जैसे 2000 का नोट है, उसको नहीं पता है 2000 का नोट हमारे लिए कितनी वैल्यू रखता है, 5 रुपए का सिक्का कितनी वैल्यू रखता है, बच्चे को ये सब चीजें नहीं मालूम होती हैं। दूरी, डिस्टेंस, बच्चा मीटर और किलोमीटर में अंतर नहीं कर पाता है कि मीटर कितना बड़ा होगा और किलोमीटर कितना बड़ा होगा, इससे बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है। भार, यानी कि बच्चा वजन नहीं माप पाता है कि ग्राम क्या है और किलोग्राम क्या है, बच्चा इसके बारे में अंतर नहीं। ऊंचाई, आप इधर रुई का ढेल आप इधर पर ऊंचा लगा देंगे रुई का, दूसरी तरह आप 1 kg रख देंगे, दो चीजें रखेंगे, बच्चे से पूछेंगे बच्चा कौन ऊंचा है, बच्चा नहीं बता पाएगा कौन सा ढेर ऊंचा है। बच्चा ये कहेगा ये रुई वाला ढेर है जो ऊंचा है, क्योंकि बच्चे को आंखों से दिख रहा है कि ये ढेर ऊंचा है, तो बच्चा क्या कहेगा, ये ढेर आपका वजन में भी ज्यादा है, ये ढेर ऊंचा भी है। ये सब बच्चे इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। यानी कि उपयुक्त कॉन्सेप्ट की कमी इस बच्चों को देखने में मिलती है। यानी कि मुद्रा संप्रत्य, यानी कि वो रुपए के बारे में जानकारी पूर्णतः रूप से नहीं रख पाता है। डिस्टेंस के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं बच्चा रखता है। कौन सी अवस्था में, तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब अपन बात करेंगे कॉन्क्रीट स्टेज की। अब पढ़ते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा कौन सी एज का होता है, इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का, यानी कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, वो कौन सी अवस्था में आएगा, आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मूर्त क्या होता है, यानी कि कॉन्क्रीट क्या होता है। मूर्त मीन्स सामने रखी चीजें, मूर्त यानी कि मूर्त मीन्स सामने, जो चीजें सामने होती हैं बच्चा उन्हीं के बारे में चर्चा यानी कि तर्क करना शुरू कर देता है। अब पढ़ते हैं, बच्चा सामने रखी चीजों के आधार पर तर्क और चिंता करता है। यानी कि आप बच्चे के साथ कहीं पर पार्क में जाएंगे तो बच्चा पूछेगा कि ये पेड़ क्या है, पेड़ कौन सा पेड़ है, इस पेड़ के बेनिफिट्स क्या हैं, इससे हमको क्या क्या प्राप्त होता है। यानी बच्चा जो चीज सामने देखेगा, बच्चा ने कार देखी तो बच्चा कार के बारे में पूछेगा ये क्या है, इसमें 4 टायर लगे हुए हैं, टायर किस चीज के बने होते हैं, ये क्या है, हॉर्न कैसे बजता है, क्लिक कैसे होता है, क्लिच कैसे काम करता है, ब्रेक कैसे काम करता है, ये सब चीजें बच्चा कौन सी अवस्था में कर पाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस अवस्था में बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है। और जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसका जस्ट उल्टा होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता था, अपलटावी का गुण नहीं बच्चे में था। इसमें क्या हो गया, कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे में अपलटावी का गुण आ गया, यानी कि बच्चा 3 + 2 = 5 भी जानता है और 5 - 2 = 3 होता है, ये भी बच्चा इसमें जानना शुरू कर देता है। अब जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया गया जीववाद, यानी कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर करना शुरू कर देता है। क्रमबद्धता, बच्चा जो होता है चीजों को क्रम यानी कि सीरियल से लगाना भी शुरू कर देता है। यानी कि पहले छोटा डिब्बा रखेगा, उसके बाद में बड़ा डिब्बा रखेगा, उसके बाद और बड़ा डिब्बा रखेगा। इस तरह बच्चा आपका जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा तब ये क्रमबद्धता का गुण बच्चे में विकसित हो चुका होगा। मुद्रा संप्रत्यय, यानी कि रुपए के बारे में पहचान करना शुरू कर देगा। यानी कि सिक्का है तो ये 1 रुपए का है या 2 रुपए का है या 5 का है या 10 का है, ये सब बच्चे में जो गुण है वो सब विकसित हो चुके होंगे। दूरी और भार में भी अंतर करना शुरू कर देगा और ऊंचाई भी गुण उसमें। जैसे कि आपने बच्चे से पूछा, जैसे कि ये गिलास है, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एक गिलास ये आपका सकरा गिलास है, एक ये आपका चौड़ा गिलास हो गया, ये आपका पूरा भरा हुआ है और ये आपका आधा भरा हुआ है। आप बच्चे से पूछेंगे बेटा कौन से गिलास में पानी ज्यादा है, तो बच्चा कहेगा ये छोटे गिलास में पानी ज्यादा। अगर बच्चा कह रहा है छोटे गिलास में पानी ज्यादा है जबकि रियल में पानी इसमें ज्यादा होगा, तो बच्चा कौन सी अवस्था में, यानी छोटे गिलास में पानी बच्चा ज्यादा कह रहा है क्योंकि ये गिलास आपका लंबा है और ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। तो बच्चा कौन सी अवस्था में, आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा अगर समझ पा रहा है कि ये तो गिलास है, ये आपका बड़ा सा पात्र है, कोई ये आधा भरा यानी कि पानी इसमें ज्यादा है, अगर बच्चा समझ पा रहा है रियल में पानी इसमें ज्यादा है, तो बच्चा कौन सी स्टेज में होगा, तो बच्चा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। यानी कि आपका बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा होगा। बच्चा इस अवस्था में क्या होता है, आगमनात्मक तर्कणा यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव थिंकिंग करना शुरू कर देता है। यानी कि उदाहरण के आधार पर तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे से आप पूछेंगे पेड़ जरूरी है या नहीं, क्योंकि बच्चा सामने देख रहा है पेड़ के बारे में, पेड़ को ऑब्जर्व भी कर पा रहा है। बच्चा कहेगा हाँ पेड़ जरूरी है, क्योंकि पेड़ से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, लकड़ी है, फल है, इन सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं, पेड़ से मिलती हैं, इसलिए पेड़ हमारे लिए जरूरी है।
अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और जो इसके नाम है आपको हमेशा इंग्लिश में याद रखना है। किस में याद रखना है, इंग्लिश में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा आपका 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। कितने वर्ष में, 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। अब पढ़ते हैं, यह संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था होती है। संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो आपकी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ये आपकी जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी कौन से नंबर की अवस्था हो गई, ये आपके चौथे नंबर की, यानी कि सबसे सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें बच्चा आपका 11 से 15 वर्ष का होता है। बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता। अमूर्त यानी कि मूर्त क्या होता था, चीजों को सामने देख पा रहा है तभी उस पर चिंतन कर पा रहा है। अमूर्त मीन्स जो बच्चे की चीजें सामने नहीं है बट उसके बारे में भी चिंतन तर्क करना शुरू कर देगा। बच्चे से आप अगर एरोप्लेन के बारे में बच्चा आपसे तर्क कर सकता है, बट उस टाइम पर बच्चे के सामने एरोप्लेन नहीं होगा, फिर भी बच्चा उसके बारे में चिंतन सोचना शुरू कर देगा। अच्छा, एरोप्लेन ऊपर हवा में उड़ता है, कैसे उड़ता है, ये है वो, बच्चा उसके बारे में तर्क करना शुरू कर देता है। कौन सी स्टेज में, आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा निगमनात्मक तर्कना शुरू कर देता है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग आपकी करना शुरू कर देता है। यानी कि मैथ में पहले उसको रूल बताए जाएंगे, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल, यानी जैसे ट्रायंगल, यानी कि आपका त्रिभुज का जैसे आपका आधार पूछा गया है, त्रिभुज का परिमाप पूछा गया, उसके पहले बच्चे को क्या बताया गया, उसका फार्मूला आप बताएंगे। क्या बताएंगे, फार्मूला। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, बच्चे को आप क्वेश्चन देंगे यानी कि उदाहरण देंगे, उसके बाद बच्चा उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। जैसे आपने बच्चे को आयत का परिमाप बताया, क्या, आयत का परिमाप, तो बच्चे को पहले आप आयत का परिमाप का फार्मूला बताएंगे, 2 × L + B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद में बच्चे को आप एक क्वेश्चन देंगे, उसके बाद बच्चा उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। यानी कि इसको क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि पहले नियम बाद में उदाहरण। अब बात करते हैं इनकी आलोचना की हुई। आलोचना के पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपको रिकॉल करवा दूं। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने टोटल कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था हो जाएगी आपकी कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी आपकी हो जाएगी कौन सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी आपकी हो जाएगी कौन सी, कॉन्क्रीट स्टेज। फोर्थ आपकी हो जाएगी कौन सी, फॉर्मल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, साथ साथ में बोलिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आपकी कॉन्क्रीट, फोर्थ फॉर्मल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा आपका 0 से 2 वर्ष का होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा आपका 2 से 7 वर्ष का होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपका 7 से 11 वर्ष का होगा, और फॉर्मल में आपका 11 से 15 वर्ष का होगा। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये आपकी 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की बताई गई हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, SPC और F ऐसे याद रख सकते हैं, SP से SPCF, इस तरह आप इसको क्रम से याद रखेंगे। SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट और F फॉर फॉर्मल। अगर इसकी कुछ और अच्छी ट्रिक बना सकते हो तो आपको आगे हम उसको बता देंगे। आलोचना, इनकी आलोचना क्यों हुई, जीन पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम में क्या बताया, अपरिवर्तनशील बताया। यानी कि जीन पियाजे ने कहा है जो बच्चे की हमने 4 स्टेजेस बताई हैं, इसमें बच्चा कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेकिन बट जो और अदर लोग होते हैं, और जैसे हम हैं या आप हैं, आप क्या देखते होंगे, अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख पाता है। इसी की मैंने बीच वीडियो में आपसे चर्चा की थी। अगर मान लो कोई बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो तो वो अमूर्त चीजों का चिंतन ना कर पा रहा हो। यानी कि बच्चा जब 2 से 7 वर्ष का होगा तब हो सकता है उसमें अपलटावी का गुण, यानी कि आप बच्चे से पूछ रहे होंगे 2 + 5 बराबर कितना होगा, 7, और 5 - 2 बराबर कितना होगा, तो बच्चा बता पाएगा 3। तो यानी कि ये सब गुण बच्चे के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी विकसित हो सकते हैं। अगर बच्चे को एनवायरमेंटल यानी कि पेरेंट्स अगर अच्छे हैं, अगर शिक्षित हैं, तो ये बच्चे के अंदर यानी कि जो इन्होंने अवस्थाएं बताई उसके पहले भी विकसित हो सकते हैं, इसलिए इनकी आलोचना होती है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है लर्नर्स, आपकी क्या सोच है कमेंट में बताएंगे कि पियाजे की इसकी आलोचना सही है या गलत है। अगर बच्चे को एनवायरमेंट अच्छा दिया जाए तो बच्चे के अंदर
ये बदलाव देखने को मिल सकता है या नहीं, या कि पियाजे ने अकॉर्डिंग यानी कि जो बताया है इसमें अपरिवर्तनशील या वही सही है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाती है पर डे की तरीके से। ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बाइगोस्की पे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो तो कल आपकी वीडियो रहेगी बाइगोस्की के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। भारत माता की जय।